नमस्कार दोस्तों, मैं राणा चंदन स्टडी अफेयर्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग प्रतियोगिता दर्पण की जो मार्च महीने की मैगजीन है, मार्च 2024 की, उसको हम लोग कवर करेंगे। और इस वीडियो के माध्यम से इस पूरे बुक के निचोड़ को, यानी जो भी ऐसे पॉइंट, ऐसे टॉपिक जो आगामी परीक्षा के लिए, वो चाहे स्टेट पीसीएस से हो, यूपीएससी से हो, एसएससी हो, रेलवे से हो या बैंक से हो, इन परीक्षाओं में काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, उन टॉपिक को कवर करेंगे। और इसके लिए हम लोग 95 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू का सहारा लेंगे। इस पूरे बुक के निचोड़ को हम लोग 95 एमसीक्यू में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आपको पता ही होगा, अगर आप दर्पण को कवर करते होंगे तो ये सारे टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। इन सारे टॉपिक से हमको कंटेंट मिलेंगे और इसी का सहारा लेके हम आगे इस मैगजीन को कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला और लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठान कब की गई? 22 जनवरी 2024, 23 जनवरी 2024, 24 जनवरी 2024 या 25 जनवरी 2024? तो आज आप सभी को याद होगा, वह दिन था 22 जनवरी 2024। भव्य राम मंदिर को आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जहाँ से प्रश्न बनते हैं। वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के पश्चात अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठान 22 जनवरी को हुई। प्राण प्रतिष्ठान का यह कार्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यजमान की भूमिका निभाते हुए विशेष मुहूर्त में किया। चूँकि अगर प्रश्न पूछेगा कि कौन से यजमान की भूमिका में कौन थे, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। 84 सेकंड का यह विशेष मुहूर्त 22 जनवरी 2024 को दोपहर 12:29 और 8 सेकंड से लेकर 12:30 32 सेकंड तक था। ठीक है, इन पॉइंट को आप लोग नोट रखिएगा। अयोध्या में अत्याधुनिक सुविधा संपन्न अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की भी स्थापना साथ में की गई और इस हवाई अड्डे का नाम दिया गया है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो प्रश्न यहाँ से भी बन सकते हैं, अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पर भी हवाई अड्डों जैसी सुविधा उपलब्ध कराते हुए इसका जो नाम है यो अयोध्या धाम जंक्शन किया गया है। तो 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम लोग इस एक्सप्लेनेशन में कवर करेंगे। तो प्राण प्रतिष्ठान में यजमान कौन थे? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। विशेष मुहूर्त कितने सेकंड का था? तो 84 सेकंड का। 22 जनवरी 2024 को 12:29 8 सेकंड से लेकर 12:30 32 सेकंड तक। ठीक, और अयोध्या में जो अत्याधुनिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया गया उसका नाम है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और अयोध्या जो कैंट रेलवे स्टेशन था उसका नाम बदल के कर दिया गया है अयोध्या धाम जंक्शन। चलिए ठीक है, आगे अगला प्रश्न है, हाल ही में किस नाम से अयोध्या में अत्याधुनिक सुविधा संपन्न अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की स्थापना की गई है? तो अभी हमने एक्सप्लेनेशन में देखा महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, अब महर्षि वाल्मीकि के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न लेते हैं, स्वतंत्र असम की स्थापना के लिए संघर्षरत पूर्वोत्तर के किस उग्रवादी संगठन ने केंद्र सरकार के साथ हुए समझौते के पश्चात अपना अस्तित्व समाप्त करने की घोषणा हाल ही में की है? तो ये कौन से संगठन है? उल्फा, अल्फा, पीडब्ल्यूजी या नागा? तो सही उत्तर है दोस्तों उल्फा। इसके बारे में हम लोग देखेंगे, क्योंकि अगर आप पिछले करंट अफेयर्स को कवर कर रहे होंगे, राष्ट्रीय घटनाक्रम को कवर कर रहे होंगे, तो इसका नाम आप लोग जरूर सुने होंगे। तो उल्फा के साथ सांधि समझौते पर हस्ताक्षर। विगत बार एक्सप्लेनेशन को हम लोग देखते हैं दोस्तों। विगत 12 वर्षों से चली आ रही शांति वार्ता के पश्चात पूर्वोत्तर राज्य असम में 4 दशक से अधिक समय से सक्रिय उल्फा, और उल्फा का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। यह असम में सक्रिय अलगाववादी उग्रवादी संगठन था। इन्होंने अपना सशस्त्र संघर्ष समाप्त करते हुए अपना अस्तित्व भंग करने का निर्णय केंद्र सरकार, असम सरकार व अरविंद राज खोवा के नेतृत्व वाले उल्फा के बीच हुए त्रिपक्षीय शांति समझौते में किया गया। त्रिपक्षीय समझौते में कौन शामिल थे? केंद्र सरकार, असम सरकार और उल्फा की तरफ से अरविंद राज खोवा। इस शांति समझौते पर हस्ताक्षर कब हुआ? तो 29 दिसंबर 2024 को। और किसकी उपस्थिति में? तो केंद्र की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी मौजूद थे। असम के तरफ से वहाँ के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा, और उल्फा के तरफ से तो अरविंद राज खोवा थे ही। नई दिल्ली में समझौता संपन्न हुआ। अब एक महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, परेश बरुआ के नेतृत्व वाले उल्फा का कट्टरपंथी गुट इस समझौते का हिस्सा नहीं है। तो उल्फा 2 पार्ट में बट गया था, तो उसमें से एक गुट परेश बरुआ वाला था, वो इस समझौते में शामिल नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
और कुछ पॉइंट को देखते हैं हम लोग। यह संगठन, इस संगठन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। यह संगठन यानी उल्फा 7 अप्रैल 1979 को 79 को असम के शिवसागर जिले में स्वतंत्र असम की स्थापना के लिए संघर्ष की मांग को लेकर अस्तित्व में लाया गया था तथा परेश बरुआ जो कि इसमें समझौते में शामिल नहीं थे, अरविंद राजखोवा ये शामिल थे, व अनूप चेतिया की इसमें मुख्य भूमिका थी। संगठन के राजखोवा व अनूप चेतिया के नेतृत्व वाले गुट ने ही शांति समझौता कर उल्फा को भंग करने की घोषणा की है। वार्ता विरोधी परेश बरुआ उल्फा स्वतंत्र गुट, एक उन्होंने अपना अलग गुट बना लिया है, उल्फा स्वतंत्र गुट के प्रमुख अभी भी वे बने हुए हैं। कौन? तो परेश बरुआ। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। भारतीय सौर मिशन आदित्य L1, आपने नाम सुना ही होगा, ने अपनी यात्रा कितने दिनों में संपन्न की? 116 दिन, 126 दिन, 106 दिन या 136 दिन? तो सही उत्तर है दोस्तों 126 दिनों में आदित्य L1 ने, जो कि भारत का सौर मिशन है, इसने अपनी यात्रा संपन्न की। आप यहाँ पे इमेजेज में देख सकते हैं आदित्य L1 की। अब इसके बारे में पूरी जानकारी, क्योंकि यहाँ से प्रश्न कहीं से भी बन सकते हैं आगामी एग्जाम में, तो केवल प्रश्न नहीं, जो एक्सप्लेनेशन होता है ना दोस्तों, इसको आप काफ़ी गौर से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना बनी रहती है। तो चलिए, आदित्य L1 इसके बारे में हम लोग जानते हैं। आदित्य L1 का प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र से PSLV C57, याद रखिएगा, PSLV C57 के जरिए 2 सितंबर 2023 को किया गया था, जो 6 जनवरी 2024 को अपने कक्षा में स्थापित हुआ। तो आदित्य L1 का प्रक्षेपण कहाँ से किया गया था? तो सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र से। किसके जरिए? तो PSLV C57 के जरिए। कब? तो 2 सितंबर 2023 को। और यह अपने कक्षा में स्थापित कब हुआ? तो 6 जनवरी 2024 को अपने कक्षा में स्थापित हो गया। ये सारे पॉइंट याद रखना है दोस्तों, ठीक है। चूंकि सूर्य और, अब इसे L1 क्यों नाम दिया गया, इसको हम लोग समझेंगे। चूंकि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, ठीक है, जबकि L1 आदित्य L1 पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर L1 बिंदु पर स्थापित किया गया है। यह जहाँ पे स्थापित किया गया है वो L1 बिंदु है। आगे हम समझाएंगे L1 बिंदु क्यों कहा जाता है इसे, इसीलिए इसका नाम, भारतीय सौर मिशन का नाम रखा गया है L1, आदित्य L1। आदित्य L1 को L1 बिंदु पर पहुंचने के लिए लगभग 37 लाख किलोमीटर की यात्रा आदित्य L1 ने 126 दिनों में पूरी की। अब आपने अभी सुना कि 15 लाख किलोमीटर है और इसने 37 लाख किलोमीटर की दूरी तय की, तो दोस्तों वो राउंड होते हुए ऊपर पहुंचता है, ठीक है, इसलिए ये 37 लाख किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं। 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थित सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा में ऐसे 5 स्थलों की जानकारी 18वीं सदी के खगोल शास्त्री व गणितज्ञ जोसेफ लुई लैग्रेंज ने दी थी, जिन्हीं के नाम पर इन बिंदुओं को लैग्रेंज बिंदु यानी L1, L2, L3, L4 और L5 नाम दिया गया है। और भारत का यह सौर मिशन L1 बिंदु पर स्थापित किया गया है, इसलिए इसे आदित्य L1 नाम दिया गया है, ठीक है। आगे भी और देखते हैं। हैलो ऑर्बिट में स्थित L1 बिंदु पर सूर्य व पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में संतुलन के कारण इस बिंदु पर रहते हुए यह सूर्य से ओझल नहीं हो सकेगा। यह एक ऐसा बिंदु है जो कि गुरुत्वाकर्षण में काफ़ी संतुलन होता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच का जो गुरुत्वाकर्षण है वहाँ संतुलन आ जाता है, इसीलिए वहाँ पे यह स्थापित किया गया है, और जिससे सूर्य पर हो रही गतिविधियों की लगातार जानकारी इसे प्राप्त होती रहेगी। किसे? L1 से। सूर्य से उठने वाले, अब इसका मिशन का लक्ष्य क्या है? तो सूर्य से उठने वाले सौर तूफानों, लपटों व विकिरण उत्सर्जन के बारे में पहले ही दुनिया को चेतावनी इसके जरिए प्राप्त हो सकेगा, क्योंकि वहाँ से यह सूर्य को काफ़ी अच्छे से नज़र रख सकता है। इसके लिए आदित्य L1 का कार्यकाल जो है 5 वर्ष अनुमानित किया गया है, यानी 5 वर्ष तक यह काम करेगा। इन अध्ययनों के लिए 7 वैज्ञानिक पेलोड इस पर तैनात किए गए हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ सकता है कि आदित्य भारत का सौर मिशन L1 पर कितने पेलोड तैनात किए गए हैं? तो 7 पेलोड तैनात किए गए। इसका जीवन काल कितना है? तो 5 वर्ष है। कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो L1 बिंदु पर। L1 क्या है, L1, 2, L3, L5 क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये 7 जो पेलोड हैं इसके बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं। VELC SUIT इसका फुल फॉर्म भी दिया गया है। ये सारे पेलोड हैं। लोलेक्स HOL 10710S, ठीक है। हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे एक्सपेक्ट्रम इसका फुल फॉर्म भी है। और ये 4 पेलोड सीधे तौर पर सूर्य को ट्रैक करेगा। ये ऊपर वाले 4 है जो सीधे तौर पर सूर्य को ट्रैक करेगा। इसके अलावा 3 अन्य
L1 पर ही क्षेत्रों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये 3 कौन है? एस्पेक्स यानी आदित्य सोलर वाइंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, दूसरा पापा यानी प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, और तीसरा है ATHRDM यानी एडवांस ट्राई एक्सियल हाई रिजोल्यूशन डिजिटल मैग्नीमीटर। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि आदित्य L1 के साथ 7 पेलोड अंतरिक्ष में भेजा गया, मतलब L1 पर स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से संबंधित है। किस अंतरिक्ष यान के जरिए इसरो ने अपने पहले ध्रुवगामी मिशन, ये दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्रुवगामी मिशन एक्सपोसैट यानी एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट का सफल परीक्षण 1 जनवरी 2024 को किया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों PSLV C58 के जरिए इसरो ने यह उसका ध्रुवगामी जो मिशन है एक्सपोसैट यानी एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट। और आदित्य L1 का प्रक्षेपण किसके द्वारा किया गया था? तो PSLV C57 के जरिए, और इसका एक्सपोसैट मिशन का PSLV C58। अब यहाँ पे एक्सपोसैट के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जान लेते हैं। एक्सपोसैट का फुल फॉर्म है एक्सपोसैट एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट। यह सफल प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र से ही PSLV C58 के जरिए 1 जनवरी 2024 को किया गया। PSLV C58 ने 650 किलोग्राम ऊंची कक्षा में एक्सपोसैट को 21 मिनट में ही स्थापित कर दिया। एक्सपोसैट का जीवन काल 5 वर्ष अनुमानित है। इसरो के अनुसार यह भारत का पहला ध्रुवगामी मिशन है। ठीक है, यह पहला पोलरीमीटर मिशन है जो पल्सर, ब्लैक होल रेडिएशन व आकाश गंगा आदि का अध्ययन करेगा। इसके साथ ही भारत ब्लैक होल्स का अध्ययन करने वाला अमेरिका के बाद विश्व का दूसरा देश हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सबसे लंबे सी ब्रिज, जिसका नाम दिया गया अटल ब्रिज, का उद्घाटन कहाँ किया? अहमदाबाद में, मुंबई में, चेन्नई में या सूरत में? तो आपने देखा होगा सुर्खियों में था, ये मुंबई में किया है दोस्तों। आप इसको देख सकते हैं इमेजेस में, किस तरह सर्प के आकार का ये अटल ब्रिज है। इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण और सबसे लंबा समुद्र में बनाया गया यह सेतु है, पुल है। देश में समुद्र के ऊपर सबसे लंबे सेतु यानी अटल सेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 12 जनवरी 2024 को किया। किसका? तो अब हो गया देश का सबसे लंबा सी ब्रिज अटल सेतु। 21.8 किलोमीटर लंबे यह ब्रिज कितना लंबा है? तो 21.8 किलोमीटर लंबा है, और इसमें 16.5 किलोमीटर समुद्र के ऊपर और 5.3 किलोमीटर जमीन पर भी यह ब्रिज है। लंबा यह 6 लेन वाला सेतु दक्षिण मुंबई के सेवड़ी को रायगढ़ जिले के उड़न तालुका के नाहवा सेवा को जोड़ता है। कहाँ से? तो दक्षिण मुंबई के सेवड़ी को रायगढ़ के नाहवा सेवा को जोड़ता है। मुंबई और नवी मुंबई के बीच तेज कनेक्टिविटी प्रदान करने वाला इस पुल को अटल बिहारी शेवड़ी नाहवा सेतु यानी अटल सेतु नाम दिया गया है। मुंबई से नवी मुंबई के बीच दूरी तय करने में पहले लगभग 2 घंटे का समय लगता था, जो अब केवल 20 मिनट में तय किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसकी लंबाई कितनी है? 21.8 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ जोड़ता है? तो सेवड़ी को नाहवा सेवा से जोड़ता है। सेवड़ी यानी दक्षिण मुंबई से रायगढ़ तक के बीच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस पुल की, अब इसके बारे में जान लेते हैं। इस पुल की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही 24 दिसंबर 2016 को रखी थी, और इसकी कुल लागत कितना है? तो 17,843 करोड़ आकलित किया गया है। परियोजना का लागत का 80% जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी JIC या इस परियोजना में जो खर्च हुआ है उसका 80% जापान की जो कंपनी है जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी, इसके द्वारा वित्त पोषित है, यानी वो पैसा उपलब्ध कराया है, जबकि शेष भाग को केंद्र व राज्य सरकार द्वारा साझा खर्च किया गया है। इस ब्रिज के बनने से भारत में समुद्र के ऊपर पहला बड़ा पुल जो बांदा वर्ली सीलिंग था, जिसका लंबाई 5.6 किलोमीटर था, जो कि मुंबई में ही बांद्रा को वर्ली से जोड़ता था। पहले वो था, लेकिन अब ये उससे भी बड़ा हो गया है। ठीक है, तो देश का सबसे बड़ा सी ब्रिज अटल सेतु। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के पुरस्कारों में 3 सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन कौन से हैं? यानी प्रथम 3 राज्य है
आपको बताना है तो प्रथम 3 राज्य है महाराष्ट्र पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश और तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के पुरस्कारों के तहत तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 3 राज्य कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़। सबसे स्वच्छ शहर रैंक 1 कौन है? तो इंदौर और सूरत। इंदौर तो हमेशा ही रैंक पर रहता है, इस बार संयुक्त रूप से 2 जो शहर है वो शीर्ष पर है, इंदौर और सूरत। मध्य प्रदेश का इंदौर और गुजरात का सूरत। सबसे स्वच्छ शहर तीसरा स्थान पर कौन है? तो नवी मुंबई। सबसे स्वच्छ शहर 1 लाख से कम जनसंख्या वाले, 1 लाख से ऊपर वाले जनसंख्या वाले में इंदौर और सूरत प्रथम स्थान पर, और 1 लाख से कम जनसंख्या वाला शहर कौन से है? ससवाड़, जो महाराष्ट्र का ससवाड़ शहर है वो 1 नंबर पर है। और 1 लाख से कम जनसंख्या वाले स्वच्छ शहर में दूसरे स्थान पर आता है पाटन, जो महाराष्ट्र का ही है, और तीसरे स्थान पर आता है लोनावाला, जो महाराष्ट्र का ही है। ठीक है, तो 1 लाख से कम जनसंख्या वाले में ससवाड़, 1 लाख से ऊपर वाले माने जनसंख्या वाले में इंदौर। सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड, कंटेनमेंट बोर्ड सबसे स्वच्छ कौन है? तो महोव कंटेनमेंट बोर्ड, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछते हैं। और सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर कौन है? तो चंडीगढ़ को सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर बताया गया है। गंगा किनारे बसे सबसे स्वच्छ शहर में प्रथम रैंक किसका है? तो वाराणसी का है, और दूसरे स्थान पर प्रयागराज का है। तो गंगा किनारे बसे सबसे स्वच्छ शहर वाराणसी और उसके बाद प्रयागराज। ठीक है, बढ़ते हैं इससे संबंधित ही कुछ प्रश्न। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के पुरस्कारों में किस शहर को लगातार 7वें वर्ष सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो अभी हमने देखा मध्य प्रदेश का इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में गंगा किनारे बसे सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किस शहर को प्राप्त हुआ है? तो वो है वाराणसी। दूसरे स्थान पर कौन था? प्रयागराज। तीसरा है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का थीम क्या था? तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का थीम था वेस्ट टू हेल्थ, वेस्ट टू हेल्थ। अगला प्रश्न, हाल ही में किए गए SPAI सर्वेक्षण के अनुसार देश में हिम तेंदुओं की कुल संख्या कितनी अनुमानित की गई है? 518, 618, 718 या 818? तो सही उत्तर है दोस्तों 718। कुल 718 तेंदुआ देश में निवास करते हैं। इस रिपोर्ट को थोड़ा एक बार ब्रीफ में हम लोग देख लेते हैं। देश में हिम तेंदुओं की गणना के इस कार्यक्रम में भारतीय वन्य जीव संस्थान की भूमिका राष्ट्रीय समन्वय की थी, यानी वो कोऑर्डिनेटर के रूप में काम कर रहा था। विश्व में हिम तेंदुओं की संख्या 3000 से 7000 के बीच अनुमानित की गई है। इसमें सर्वाधिक संख्या किसमें है? तो सबसे ज़्यादा हिम तेंदुआ चीन में पाए जाते हैं। देश की बात किया जाए तो देश में हिम तेंदुओं के आकलन का जो कार्यक्रम है स्नो लियोपार्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया, जिसे SPAI नाम से कहा जाता है, के तहत 2019 से 2023 के बीच, यानी 4 वर्षों के अंतराल के बीच 2 चरणों में संपन्न हुआ। इन सर्वेक्षण के डाटा के विश्लेषण के आधार पर देश में कुल हिम तेंदुओं की संख्या कितनी है? तो 718 आकलित की गई है। और इसमें राज्यवार हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा भारत में जो हिम तेंदुआ रहते हैं वो लद्दाख में, यानी 477 हिम तेंदुआ लद्दाख में। दूसरे नंबर पर उत्तराखंड जहाँ 124, तीसरे नंबर पर हिमाचल प्रदेश जहाँ 51, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश 36, सिक्किम में 21 हिम तेंदुआ, जम्मू कश्मीर में 9, और कुल हो गए 718। तो देश में हिम तेंदुओं की संख्या 718 सर्वाधिक लद्दाख में पाए जाते हैं, जो कि यूनियन टेरिटरी है। राज्यों की बात कही जाएगी तो उत्तराखंड, और सर्वाधिक दोनों मिला के कहा जाएगा तो लद्दाख। अगला क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड है। विश्व में हिम तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या किस देश में अनुमानित है? तो अभी हमने देखा चीन में अनुमानित की गई है कि सबसे ज़्यादा हिम तेंदुआ चीन में ही पाए जाते हैं। पिछले 18 महीने से चल रही बिहार में महागठबंधन सरकार के नाता तोड़कर नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड कौन सी बार मुख्यमंत्री की शपथ ली? तो ये अब बहुत पुरानी बात चुकी है, 9वीं बार उन्होंने शपथ ली। वो शपथ त्यागपत्र देते हैं, शपथ लेते हैं, त्यागपत्र लेते हैं, शपथ लेते हैं। ठीक है, वही। हाल ही में संपन्न संसदीय चुनाव के बाद लगातार चौथे और कुल 5वें कार्यकाल हेतु किसे बांग्लादेश का प्रधानमंत्री बनाया गया है? खालिदा जिया, शेख हसीना, आसिफ अली जरदारी या उमर अब्दुल्ला? तो सही उत्तर है दोस्तों शेख हसीना, कुल 5वें बार और लगातार चौथी बार वहाँ की प्रधानमंत्री चुनी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संपन्न चुनाव के बाद ताइवान के नए राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुए हैं? लाई चिंगते, सियाओबी होंग ही या को वेंजे? तो सही उत्तर है दोस्तों ताइवान के राष्ट्रपति है लाई चिंगते। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 जनवरी 2024 को
कितने नए देश ब्रिक्स में शामिल हुए दोस्तों? तो पहले हम आपको बता दूं, ब्रिक्स में पहले देशों की संख्या 5 थी, अब कुछ देश उसमें शामिल हुए हैं। कितने? 3, 4, 5, 6, तो 5 नए देश शामिल हुए हैं। 1 जनवरी 2024 को 5 नए देशों को शामिल किया गया है। तो अब पहले 5 थे और 5 शामिल हो जाने के बाद अब ब्रिक्स कितने देशों का संगठन हो गया? तो 10। इसको हम विस्तार से देखेंगे। यहाँ ब्रिक्स का नाम अब बदल जाएगा। B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना और S फॉर साउथ अफ्रीका था। ये 5 देश थे। यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक्सप्लेनेशन के माध्यम से। 1 जनवरी 2024 से 5 नए सदस्य, ये 5 नए सदस्य कौन कौन से हैं ब्रिक्स में? तो मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, ये 5 नए देश ब्रिक्स में शामिल हुए हैं, जिससे अब सदस्यों की संख्या 5 से बढ़कर कितनी हो गई है? 10 हो गई है। 5 नए देश को याद रखिएगा दोस्तों, ये प्रश्न पूछेंगे। मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। जोहान्सबर्ग में 2022 में संपन्न 15वें शिखर सम्मेलन में 6 नए देश शामिल करने का निर्णय लिया गया था, परंतु अंतिम समय में जो अर्जेंटीना ने इस समूह से पीछे हटने की घोषणा कर दी। चूँकि अर्जेंटीना जो है वो जो नए राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं, वहाँ के जो राष्ट्रपति है वो अमेरिका से पूरी तरह से प्रभावित है, तो उन्होंने इस संगठन में अपना सदस्यता से इनकार कर दिया था। तो 5 ही बच गए, 5 को शामिल कर दिया गया। ब्रिक्स का आगामी जो शिखर सम्मेलन है 2024 के अक्टूबर में, जो रूस के कजान में प्रस्तावित है, वहाँ पे ये 10 सदस्य शामिल होंगे। ब्रिक्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो ब्रिक्स का मूलतः ब्रिक नाम था, ब्रिक BRIC। 4 सदस्य देश थे, कौन कौन? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चीन। ठीक, जब इनकी पहली बैठक 16 जून 2009 को हुई थी रूस के येकटेरिनबर्ग में, तो 4 सदस्य देश थे। 2011 में अफ्रीका इसमें शामिल हुआ, तो इसमें S जोड़ दिया गया, यानी ब्रिक से ब्रिक्स हो गया। और उस समय से अभी तक ये ब्रिक्स नाम ही चल रहा था। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अब 1 जनवरी 2024 से 5 नए सदस्य जुड़ने के बाद भी इस समूह का नाम ब्रिक्स बरकरार है, क्योंकि अब 5 कहाँ से एब्रिविएशन लाया जाएगा, देखते हैं आगे क्या होता है। वर्तमान तो ब्रिक्स ही है। अब 10 सदस्यों के साथ विश्व के कुल भूमि क्षेत्रफल का लगभग 30% क्षेत्र ब्रिक्स देशों के पास है, तथा यहाँ विश्व की 45% जनसंख्या ब्रिक्स देशों में निवास करती है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं। 1 जनवरी 2024 को 5 नए सदस्य देशों को शामिल होने के बाद ब्रिक्स समूह की सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो पहले 5 था और हो जाएगा 10। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स में शामिल होने से अपना नाम वापस ले लिया? तो दोस्तों पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, अर्जेंटीना। तो मैंने एक्सप्लेनेशन में सब दिखाया था आपको, अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 जनवरी 2024 से निम्न में से कौन से देश ब्रिक्स में शामिल हुए हैं? अब आप इसको पकड़िएगा। मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और तुर्की। मिस्र, इथोपिया, ईरान, अर्जेंटीना, संयुक्त अरब अमीरात। पाकिस्तान, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। तो दोस्तों ए ऑप्शन सही है, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। ये 5 सदस्य देश शामिल हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रिंस फेडरिक किस देश के नए राजा बनाए गए हैं? ब्रिटेन, भूटान, फिनलैंड या डेनमार्क? तो सही उत्तर है दोस्तों, डेनमार्क के नए राजा प्रिंस फेडरिक बनाए गए। हाल ही में चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का 5वां देश कौन बन गया है? सऊदी अरब, जापान, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की? तो जापान। अमेरिका, सोवियत संघ, चीन, भारत के पश्चात जापान विश्व का ऐसा 5वां देश है जो अपने किसी यान को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने में कामयाब रहा है। भारत के 75वें गणतंत्रता दिवस कार्यक्रमों में किस देश के राष्ट्राध्यक्ष ने मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन या ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक? तो सही उत्तर है दोस्तों, पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने निम्न में से किस वर्ष को विश्व के सबसे गर्म वर्ष रहने का अनुमान लगाया है? तो यह है 2023। लेकिन दोस्तों अगर अगले साल जो गर्मी का विश्व मौसम विज्ञान संगठन जब गर्मी का आकलन करेगा ना, तो यानी 2024 को जरूर विश्व का सबसे गर्म वर्ष घोषित करेगा, क्योंकि आप सबने फील किया होगा कि इस वर्ष गर्मी रिकॉर्ड रही है, खासकर अपने इंडिया में। बाकी देखते हैं, बीते वर्ष 2023 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन सहित कई वैश्विक संगठन ने जहां सबसे गर्म वर्ष बताया, वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की रिपोर्ट के अनुसार भी 2023 भारत में विगत 122 वर्षों में दूसरा सबसे गर्म वर्ष रहा। भारतीय मौसम विज्ञान
विभाग की 1 जनवरी 2024 को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 1906 के बाद सबसे गर्म वर्ष 2016 था तथा इस मामले में दूसरे स्थान 2023 का है। तो भारत के अनुसार 2023 दूसरा और 2016 पहला, लेकिन विश्व के अनुसार 2023 पहला। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 10वां वाइब्रेंट गुजरात समिट 2024 10 से 12 जनवरी 2024 को गुजरात के किस शहर में संपन्न हुआ? तो दोस्तों यह गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात का 10वां समिट संपन्न हुआ। 10 से 12 जनवरी 2024 को गुजरात के गांधीनगर में संपन्न 10वां वाइब्रेंट गुजरात समिट 2024 में उपस्थित विदेशी हस्तियों में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के अतिरिक्त मोजाम्बिक के राष्ट्रपति फिलिप जैंतियो न्यूसी व तिमोर लेस्टे के राष्ट्रपति डॉक्टर जोस रोमोट होटा शामिल थे। सम्मेलन थीम का 10वें वाइब्रेंट गुजरात समिट 2024 के सम्मेलन का थीम था गेटवे टू द फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विभिन्न देशों के पासपोर्ट से संबंधित रैंकिंग जारी करने वाली संस्था हैनले एंड पार्टनर्स किस देश की है? यह संस्था किस देश की है? तो ब्रिटेन, अमेरिका, स्विट्जरलैंड या जर्मनी? तो यह है ब्रिटेन की। और इसमें हम लोग देखेंगे कि भारत की रैंकिंग क्या है। ठीक है, 199 विभिन्न देशों के वर्ष 2024 की पासपोर्ट की वैश्विक रैंकिंग ब्रिटेन स्थित हैनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी की गई। इस रैंकिंग में शीर्ष 6 देश कौन कौन से हैं? तो जापान शीर्ष पर है, सिंगापुर, फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्पेन के पासपोर्ट का, यानी प्रथम देश है, टॉप पे है जापान। जबकि सबसे निचले पायदान यानी 104वें स्थान पर अफगानिस्तान है। सबसे पासपोर्ट रैंकिंग में प्रथम जापान और अंतिम अफगानिस्तान। इस रैंकिंग में भारतीय पासपोर्ट को 80वीं रैंकिंग प्रदान की गई है। 104वें देशों में भारत का रैंकिंग 80वां है। भारत कुल 62 देश या गंतव्यों के लिए वीज़ा के बिना ही प्रवेश सुनिश्चित करता है। यह पिछले वर्ष 2023 के प्रदत्त रैंकिंग 84 से 4 पैदान ऊपर है, यानी 2023 की जो रैंकिंग थी उसमें भारत की रैंकिंग 84 थी और इस साल 80 है, यानी 4 पैदान ऊपर आया है। वर्ष 2023-24 में देश की राष्ट्रीय आय के संबंध में पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार जीडीपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि के अनुमान की गई है? 5.3, 6.3, 7.3 या 8.3? तो सही उत्तर है दोस्तों 2023-24 में 7.3 अनुमानित की गई है जो कि वर्तमान स्थिति में 7.6% वृद्धि की गई है, याद रखिएगा ये। नीति आयोग के जनवरी 2024 में जारी एक चर्चा पत्र के अनुसार विगत 9 वर्षों में देश में कितने करोड़ लोग बहुआयामी निर्धनता से बाहर निकले हैं? 24.82 करोड़, 25.82, 26.82 या 30.82 करोड़? तो सही उत्तर है दोस्तों 24.82 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आंकड़ा में हर स्टेट वाइज है। और अब हम लोग इसको डीप में थोड़ा एनालाइज करते हैं। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया सिंस 2005-06 इसके बारे में। ऑक्सफोर्ड पॉलिसी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव व संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के आंकड़ों के आधार पर तैयार किए गए नीति आयोग के मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया सिंस 2005-06 शीर्षक से जारी इस चर्चा पत्र में कहा गया है कि 2013-14 में देश में 29.17 लोग बहुआयामी निर्धनता के अधीन थे, जो घटकर 2022-23 में 11.28 रह गए हैं। ठीक है, 29.17 से मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी थी वह देश में घटकर 11.28 रह गई। कब? तो 2022-23 तक। इस प्रकार संदर्भित अवधि में यानी 2013-14 से 2022-23 की में इन 9 वर्षों में बहुआयामी निर्धनता में 17.89 बिंदु की गिरावट दर्ज की गई है। याद रखिएगा दोस्तों, ये पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। संख्या की दृष्टि से रिपोर्ट के अनुसार विगत 9 वर्षों में 24.82 करोड़ लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकले हैं। इस अवधि में सर्वाधिक जो लोग गरीबी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकले हैं वो उत्तर प्रदेश में हैं, जहां 5.94 करोड़ लोग बहुआयामी निर्धनता से बाहर निकले हैं। इसके बाद बिहार का स्थान आता है, यहां 3.7 करोड़ लोग यानी 3.70 करोड़ लोग बाहर निकले हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश 2.3 करोड़ लोग तथा राजस्थान 1.84 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। इस आंकड़ों को याद रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न एवं मध्यम आय वाले परिवार को बिजली की अपनी ज़रूरत के लिए आत्मनिर्भर बढ़ाने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत
की गई है। तो इस योजना का नाम है दोस्तों प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना से एक नई योजना की शुरुआत की गई है। इसके बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे यहाँ से प्रश्न बनते हैं। निम्न एवं मध्यम आय वाले परिवारों द्वारा सौर ऊर्जा का समुचित उपयोग कर बिजली की अपनी ज़रूरत के लिए आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना शुरू करने का निर्णय सरकार द्वारा जनवरी 2024 में किया गया। इस योजना के तहत लक्षित परिवारों को रूफटॉप सौर ऊर्जा की स्थापना के लिए प्रेरित करने के लिए अभियान चलाया जाएगा ताकि ऐसे परिवारों को बिजली के बिल कम करने के साथ साथ अतिरिक्त आय का अवसर प्राप्त हो सके। योजना लागू करने का निर्णय 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आवास पर संपन्न बैठक में लिया गया। 1 करोड़ घरों पर इस योजना का लक्ष्य रखा गया है कि 1 करोड़ के घरों पर रूफटॉप सोलर यानी छत पर सोलर लगाने स्थापित करने का लक्ष्य इस योजना के तहत निर्धारित किया गया है। योजना का सबसे ज़्यादा लाभ उन राज्यों को होगा जहां बिजली काफ़ी ज़्यादा महंगी है। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से है। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत कितने घरों पर रूफटॉप सोलर स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो अभी हमने देखा 1 करोड़ घरों पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं इमेजेस में भी। निम्न में से किसे यूपीएससी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सिलवर्धन सिंह और संजय वर्मा, इन दोनों को ही यूपीएससी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। निम्न में से किसे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है दोस्तों रणधीर जायसवाल को। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन हैं? तो दोस्तों जब ये इन्हें उप प्रमुख बनाया गया था, अब वर्तमान में ये भारतीय सेना के प्रमुख हैं। जो दिनेश के त्रिपाठी है वर्तमान में भारतीय नौसेना के प्रमुख बन गए हैं। ठीक है, निम्न में से किसे सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? यानी एसएसबी के नए महानिदेशक कौन है? दलजीत सिंह चौधरी एसएसबी के नए महानिदेशक हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में न्यायमूर्ति पीसी वड़ाले को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति से पूर्व वे किस उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त थे? तो यह कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त थे, जिन्हें अब सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। देख लेते हैं। और इनके नियुक्ति के बाद सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल जो संख्या है, जो कोरम है, वो पूरी हो चुकी है, 34 हो गई है, जिससे सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश का अब कोई भी पद रिक्त नहीं है। जनवरी 2024 तक सर्वोच्च न्यायालय में कोई भी पद रिक्त नहीं था। यानी सर्वोच्च न्यायालय में कुल मुख्य न्यायाधीश को लेकर 34 पद ही होते हैं, जो कि पूरी तरह भरे हुए हैं। दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई के नए अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ट्राई के नए अध्यक्ष हैं अनिल कुमार लोहाटी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में 30 जनवरी 2024 को किसे राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत किया है? तो सतनाम सिंह संधू को मनोनीत किया गया है। कौन है भाई? तो यह चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के संस्थापक एवं शिक्षाविद सतनाम सिंह है, जिन्हें राज्यसभा का सदस्य 30 जनवरी को मनोनीत किया गया राष्ट्रपति के द्वारा। वर्ष 2001 में चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेज तथा 2012 में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की स्थापना करने वाले श्री संधू ने समाज सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त किया है और इसीलिए राज्यसभा में उन्हें मनोनीत किया गया। आपको पता ही होगा राज्यसभा में 12 संसदीय सदस्यों को मनोनीत किया जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा। नेस्कॉम का विस्तृत वाक्य क्या है? तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। ठीक है, नेस्कॉम यह भारत की प्रमुख सॉफ्टवेयर कंपनियों का एक गैर सरकारी संगठन है। कॉग्निजेंट इंडिया के चेयरमैन सह प्रबंध निदेशक राजेश नाम्बियार वर्तमान में नेस्कॉम के चेयरमैन हैं। 75वें गणतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने बच्चों को प्रधानमंत्री ने बाल पुरस्कारों के साथ पदक व प्रशस्ति पत्र प्रदान किया? तो कुल 19 बच्चों को यह बालवीर पुरस्कार दिए गए। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं उनके नाम, आदित्य विजय ब्राह्मणे, अनुष्का पाठक, MD हुसैन जो बिहार से हैं। इन 19 के नाम आप देख सकते हैं चार्ट में। ठीक है, क्योंकि आपके स्टेट में जो परीक्षा होंगे वहाँ से ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आपके स्टेट, आप जिस भी स्टेट में हैं वहाँ से आप देख लीजिए आपके स्टेट से कौन कौन से बालक इसके लिए चुने गए हैं, वो किस वर्ग से आते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
81वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में ड्रामा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो 81वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार में ड्रामा श्रेणी में ओपेनहाइमर, दोस्तों सारे ही रिकॉर्ड ये तोड़ रहा है और सारे अवार्ड यही लिए जा रहा है। तो ऑप्शन में अगर ये हो ना तो दूसरा ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। वर्ष 2023 में प्रदर्शित फिल्मों के लिए हॉलीवुड के प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों का वितरण कैलिफोर्निया में 7 जनवरी को किया गया। इस पुरस्कारों के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म तथा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार ड्रामा श्रेणी तथा म्यूजिकल कॉमेडी श्रेणी में अलग अलग दिए जाते हैं। दोस्तों ये 2 श्रेणियों में दिए जाते हैं, ड्रामा श्रेणी और म्यूजिकल श्रेणी में, ठीक है। जबकि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक आदि पुरस्कार जो 3 श्रेणी है ना, यानी सर्वश्रेष्ठ फिल्म 2 कैटेगरी में दिया जाता है, ड्रामा श्रेणी में और म्यूजिकल कॉमेडी में। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ये भी 2 कैटेगरी में दिया जाता है, ड्रामा श्रेणी में अलग और म्यूजिकल कॉमेडी में अलग। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ये भी 2 श्रेणी में दिया जाता है, ड्रामा श्रेणी में अलग और म्यूजिकल कॉमेडी श्रेणी में अलग दिए जाते हैं। बाकी सारे अवार्ड जो है वो संयुक्त रूप से दिए जाते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 81वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा श्रेणी में ओपेनहाइमर और म्यूजिकल या कॉमेडी श्रेणी में पुअर थिंग्स को दिया गया, ठीक है। क्वेश्चन में रहेगा ड्रामा श्रेणी या म्यूजिकल कॉमेडी श्रेणी में गोल्डन ग्लोब पुरस्कार में। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तो ओपेनहाइमर के सिलियन मर्फी को चुना गया है ड्रामा श्रेणी में और पॉल गियामती द होल्डोवर्स के लिए चुना गया है म्यूजिकल या कॉमेडी श्रेणी में, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो ड्रामा श्रेणी में चुनी गई है वो फिल्म जो है किलर ऑफ द फ्लावर्स मून की जो अभिनेत्री है लिली ग्लैडस्टोन को चुना गया है। और म्यूजिकल श्रेणी में एमा स्टोन, पुअर थिंग्स की जो एक्ट्रेस है एमा स्टोन, उन्हें म्यूजिकल और कॉमेडी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुना गया है। बाकी सारे जो अवार्ड है वो संयुक्त रूप से चुने जाते हैं, तो दोनों श्रेणियों में संयुक्त रूप से चुने जाते हैं। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का गोल्डन ग्लोब पुरस्कार दिया गया है ओपेनहाइमर फिल्म के डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन को। सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म का अवार्ड 81वां गोल्डन अवार्ड दिया गया है द बॉय एंड द हीरोइन मूवी को। और सर्वश्रेष्ठ गैर अंग्रेजी फिल्म का अवार्ड दिया गया है फ्रेंच फिल्म द एनाटॉमी ऑफ ए फॉल को दिया गया है 81वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार। यहाँ से प्रश्न है 81वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 समारोह में म्यूजिकल या कॉमेडी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो अभी हमने देखा पुअर थिंग्स, ठीक है। ड्रामा श्रेणी में ओपेनहाइमर और म्यूजिकल श्रेणी में पुअर थिंग्स को दिया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 81वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ड्रामा श्रेणी में सिलियन मर्फी सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ड्रामा श्रेणी में सिलियन मर्फी सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ड्रामा श्रेणी में लिली ग्लैडस्टोन ये भी सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता म्यूजिकल श्रेणी में पॉल गिलियाटी ये सही है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री म्यूजिकल श्रेणी में एमा स्टोन ये भी सही है, यानी ये चारों ही मिलान सही है, याद रखिएगा दोस्तों। 81वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में किस देश की फिल्म द एनाटॉमी ऑफ ए फॉल को सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा यानी नॉन इंग्लिश लैंग्वेज के लिए पुरस्कार दिया गया? तो जो द एनाटॉमी ऑफ ए फॉल है वो एक फ्रेंच मूवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 किस संस्थान को प्रदान किया गया? तो यह जैन मणित विश्वविद्यालय बेंगलुरु को और उड़ीसा माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड बी और सी दोनों को दिया गया। यह पुरस्कार राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर खेल को बढ़ावा देने तथा खेलों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले खेल निकायों सहित कॉरपोरेट संस्थानों, खेल बोर्डों व गैर सरकारी संगठनों को दिया गया है। तो इस बार संयुक्त रूप से जैन मानित विश्वविद्यालय बेंगलुरु और ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेटेड लिमिटेड इन दोनों को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय एडवेंचर पुरस्कार 2022 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सही है? तो ये श्रेणी में दिए जाते हैं, ठीक है। तो यह 4 श्रेणियों में दिए जाते हैं, भू साहसिक कार्य, जल साहसिक कार्य, वायु रोमांच और जीवन पर्यंत उपलब्धि के क्षेत्र में। तो भू साहसिक कार्य में दिया गया किसे? पर्वतारोही जो मरणोपरांत है सबिता कंसवाल को। जल साहसिक कार्य में तैराक तुलसी चैतन्य मोथुकुड़ी को। वायु रोमांच के लिए स्काई ड्राइवर अंशु कुमार तिवारी को। और प्रवीण सिंह पर्वतारोही को जीवन प्रयत्न उपलब्धि के लिए यह पुरस्कार दिया गया। और ये चारों ही मिलान सही है, आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा के 2023 के पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो यह अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को दिया गया है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं उन्हें। विश्व फुटबॉल के संचालक संस्था फीफा ने 2023 के पुरस्कारों
का वितरण 15 जनवरी को हुआ, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का पुरस्कार जो पुरुष का है वो अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी ने जीता, जबकि सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर का पुरस्कार जो है स्पेन की एतना बोनमाती को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा के 2023 के सर्वश्रेष्ठ महिला पुरस्कार किसने जीता? तो आप देख सकते हैं स्पेन की महिला फुटबॉलर एतना बोनमाती को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीसीआई क्रिकेट पुरस्कार के तहत सत्र 2022-23 के लिए किस भारतीय क्रिकेटर को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर यानी पुरुष क्रिकेटर का पॉली उमरीगर पुरस्कार हेतु चुना गया? तो यह पुरस्कार मिला है शुभमान गिल को। यहाँ पे आप देख सकते हैं बीसीसीआई के क्रिकेट पुरस्कार 2019-21 4 सालों के लिए यह पुरस्कार दिया गया, क्योंकि कोरोना के कारण 2019-20 का, 20-21 का, 21-22 का और 22-23 का, इन चारों का बाकी था, एक ही साथ दे दिया गया। तो हम लोग रिसेंटली याद रखेंगे, यानी सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का पुरुषों का पॉली उमरगिगर पुरस्कार जो है 2019-20 में मोहम्मद शामी, 20-21 में आर अश्विन, 21-22 में जसप्रीत बुमराह और वर्तमान 2022-23 के लिए शुभमान गिल को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर महिलाओं का पुरस्कार किसे दिया गया? तो रिसेंटली यानी 2022-23 में यह दीप्ति शर्मा को दिया गया है, ठीक है। लेकिन 4 सालों का इसलिए ये अलग अलग दिया गया। तो दीप्ति शर्मा को 2019-20 के लिए, स्मृति मंधाना को 2020-21 के लिए, 2021-22 के लिए स्मृति मंधाना को ही और 2022-23 के लिए दीप्ति शर्मा को दिया गया। यानी दीप्ति शर्मा का 2 साल और स्मृति मंधाना 2 बार चुनी गई। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण पुरुष यानी पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण का पुरस्कार तो 2019-20 में मयंक अग्रवाल, 2020-21 में अक्षर पटेल, 2021-22 में श्रेयस अय्यर और 2022-23 यानी वर्तमान में यशस्वी जायसवाल। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय महिला पदार्पण का पुरस्कार किसे दिया गया? तो 2019-20 के लिए प्रिया पुनिया, 2020-21 के लिए शेफाली वर्मा, 2021-22 के लिए सब्बिनेगी मेघना और 2022-23 के लिए अमनजोत कौर को दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ से हम प्रश्न पूछेंगे, बीसीसीआई क्रिकेट पुरस्कार के तहत सत्र 2022-23 के लिए किसे सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय महिला पुरस्कार हेतु चुना गया है? तो 2022-23 के लिए चुना गया है दीप्ति शर्मा को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर का गैरी सोबर्स पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो यह आईसीसी की बात हो रही है दोस्तों, आईसीसी पुरस्कारों के तहत। तो पैट कमिंस को आईसीसी का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर चुना गया है 2023 के लिए, ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस को। यहाँ पे देख सकते हैं महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पुरस्कार के अनुसार क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये महिलाओं की हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। नताली स्क्यूअर इंग्लैंड की वर्ष की सर्वश्रेष्ठ ओडीआई खिलाड़ी तो ये है चमड़ा अटपट्टू, और सर्वश्रेष्ठ टी20 खिलाड़ी हैली मैथ्यूज वेस्ट इंडीज की। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला उदीयमान खिलाड़ी तो ऑस्ट्रेलिया की फोइबे लिचफील्ड, और सर्वश्रेष्ठ एसोसिएट क्रिकेटर तो क्विंटर एबेल कीनिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से है, वर्ष 2023 का आईसीसी का सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर का रोसेल होइंग फ्लिंट ट्रॉफी किसे प्रदान किया गया? तो पुरुषों में पैट कमिंस, तो महिलाओं में दिया गया यह इंग्लैंड की नताली स्क्यूअर को दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के पुरस्कार 2023 के तहत वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष वनडे क्रिकेटर किसे चुना गया है? तो विराट कोहली को चुना गया सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर। और पुरुषों में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के आईसीसी पुरस्कार 2023 के तहत वर्ष 2023 का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर किसे चुना गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के उस्मान ख्वाजा को सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर चुना गया है। अब आईसीसी पुरुष पुरस्कार 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? वर्ष के सर्वश्रेष्ठ ओडीआई क्रिकेटर विराट कोहली सही है, वर्ष के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा सही है, वर्ष के सर्वश्रेष्ठ टी20 क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव ये भी सही है, और वर्ष के सर्वश्रेष्ठ उदीयमान क्रिकेटर रविचंद्र अश्विन ये भी सही है। निरुपयुक्त सभी मिलान सही है, ठीक है, याद रखिएगा। और महिलाओं के संबंध में कौन सा मिलान सुमेलित नहीं है? तो महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर नताली स्क्यूअर इंग्लैंड की सही है, वर्ष की सर्वश्रेष्ठ ओडीआई खिलाड़ी तो श्रीलंका की चमीरा अटपट्टू ये भी सही है, वर्ष की सर्वश्रेष्ठ टी20 महिला खिलाड़ी हाइली मैथ्यूज वेस्ट इंडीज की ये भी सही है, और वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला उदीयमान खिलाड़ी फोइबे लिचफील्ड ऑस्ट्रेलिया की ये भी सही है, यानी उपरोक्त सभी सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी सर्वश्रेष्ठ अंपायर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसने जीता? तो मरई इरास्मस ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए चुना जाने वाला
60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल किस राज्य में है? तो यह हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश में है, जिसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए चुना गया है। कौन सा? 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल, जो कि उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं क्यों चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 75वें गणतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने कितने बहादुरों को क्रमशः कीर्ति चक्र व शौर्य चक्र से सम्मानित करने की घोषणा की? यानी कितने लोगों को कीर्ति चक्र और कितने बहादुरों को शौर्य चक्र? तो 6 बहादुरों को कीर्ति चक्र और 16 बहादुरों को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया राष्ट्रपति के द्वारा। यहाँ पे देख लेते हैं एक बार कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र 2024 पुरस्कारों के बारे में। सेना व अन्य सशस्त्र बलों के अधिकारियों जवानों के लिए बहादुरी पुरस्कार व अन्य सेना अलंकरण की जो सूची 75वें गणतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति भवन से जारी की गई, उनमें 6 कीर्ति चक्र और इन 6 कीर्ति चक्र में 3 को मरणोपरांत दिया गया है। 6 कीर्ति चक्र और 16 को शौर्य चक्र दिए जाने की घोषणा की गई है। 6 कीर्ति चक्र में 3 को मरणोपरांत और 16 शौर्य चक्र में 2 लोगों को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है। युद्ध में वीरता के लिए भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र है, उसके पश्चात क्रमशः महावीर चक्र है और उसके बाद वीर चक्र का स्थान है। ठीक है। ये शांति काल में वीरता के लिए भारत में दिया जाने वाला जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो अशोक चक्र है। शांति काल की बात हो रही है। जो युद्ध में बहादुरी के लिए दिया जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र के तुल्य है। युद्ध में जो परमवीर चक्र का स्थान है, उसी तरह शांति काल में अशोक चक्र है। और शांति काल में वीरता का जो अशोक चक्र के बाद जो स्थान आता है वो कीर्ति चक्र का आता है और उसके बाद शौर्य चक्र का आता है। ठीक है। ये टॉप 3 जो है शांति काल में दिया जाने वाला पुरस्कार है। युद्ध काल में परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र, और शांति काल में अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 23 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार निम्न में से किसे भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? जनरल बिपिन रावत, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कर्पूरी ठाकुर, पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, बी और सी दोनों। तो उस समय जो जारी किया गया उस समय दोनों को ही जारी किया गया, यानी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कर्पूरी ठाकुर जी को और पूर्व उपराष्ट्रपति लाल कृष्ण आडवाणी को। तो कर्पूरी ठाकुर को यह मरणोपरांत दिया गया, लाल कृष्ण आडवाणी अभी भी हैं, मैंने जीवित हैं। तो भारत रत्न के बारे में हम लोग देख लेते हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत तथा देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी को देश के सर्वोच्च नागरिक अलंकरण भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा राष्ट्रपति भवन द्वारा जनवरी 2024 में की गई। 5 वर्षों के अंतराल के पश्चात देश का यह सर्वोच्च सम्मान किसी को प्रदान किया गया है। जननायक के रूप में प्रसिद्ध श्री कर्पूरी ठाकुर 2 बार 1970 से जून तक तथा दिसंबर 1977 से अप्रैल 1979 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। लाल कृष्ण आडवाणी अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार 2002 से 4 के बीच देश के उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। 75वें गणतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर गृह मंत्रालय ने वर्ष 2024 के लिए कुल कितने पद्म अलंकरण की घोषणा की? तो कुल पद्म अलंकरणों की जो घोषणा थी वो 132 थी। ठीक है। कुल 132 पद्म अलंकरणों की घोषणा की गई। हम देखते हैं यहाँ पे पद्म अलंकरण में कौन कौन शामिल होते हैं और सबकी पूरी व्याख्या के साथ हम लोग करेंगे जिसे याद हो जाए। 25 जनवरी 2024 को केंद्र सरकार द्वारा पद्म अलंकरण 2024 की घोषणा की गई। पद्म अलंकरण में कौन कौन आते हैं? पद्म अलंकरण 2024 में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री पुरस्कार को कंबाइंड रूप से पद्म अलंकरण कहा जाता है। तो इन तीनों को मिलाकर के पद्म अलंकरणों की जो संख्या थी वो 132 थी। इनमें 5 लोगों को पद्म विभूषण, 17 लोगों को पद्म भूषण और 110 लोगों को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 30 महिलाएं शामिल हैं, 8 विदेशी और NRI शामिल है और 9 व्यक्तियों को इन 132 में से 9 व्यक्ति मरणोपरांत दिया गया है। पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में दी जाती है। कौन कौन? तो पद्म विभूषण, अभी हमने चर्चा की, पद्म भूषण और पद्मश्री। ये पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों जैसे कला, सामाजिक मामले, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, खेल, सिविल सेवा इत्यादि में प्रदान किए जाते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग अलग अलग देखेंगे। 2024 के लिए कितने लोगों को देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक अलंकरण यानी पद्म विभूषण से सम्मानित किए जाने की घोषणा गृह मंत्रालय द्वारा की गई? दूसरा है ये, पहला है भारत रत्न, दूसरे स्थान पर पद्म विभूषण। ठीक है।
नागरिक पुरस्कार है, ये नागरिक अलंकरण है, ठीक है। तो 5, 17, 110 या 132, तो टोटल 5 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, 5 लोगों को पद्म विभूषण को से, 17 लोगों को पद्म भूषण से और 110 लोगों को पद्मश्री। आप देख सकते हैं यहाँ मेडल, तीनों की अलग अलग श्रेणियाँ। तो टोटल 5 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया। कौन कौन है ये 5 लोग? तब पद्म विभूषण से सम्मानित किए जाने वाले 5 लोगों में पूर्व राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, तेलुगु अभिनेता चिरंजीवी, अभिनेत्री बैजयंती माला व भारतनाट्यम नृत्यांगना पद्मा सुब्रमण्यम शामिल है। तथा 5वें कौन है? तो सुलभ सार्वजनिक शौचालय प्रणाली के संस्थापक बिंदेश्वरी पाठक को मरणोपरांत यह पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 5 की तस्वीर आप यहाँ पे देख सकते हैं, वेंकैया नायडू और फिल्म स्टार चिरंजीवी, अभिनेत्री बैजयंती माला, नृत्यांगना पद्मा सुब्रमण्यम और बिंदेश्वरी पाठक। इनमें से ये जो बिंदेश्वरी पाठक जो है ये बिहार के, इन्हें ये मरणोपरांत दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे चार्ट में भी देख सकते हैं, बैजयंती माला यह कला से क्षेत्र से जुड़ी है, तमिलनाडु की है। जो चिरंजीवी है ये भी कला क्षेत्र से है, आंध्र प्रदेश के हैं। ये एम वेंकैया नायडू पब्लिक अफेयर से, सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आंध्र प्रदेश से हैं। बिंदेश्वरी पाठक को मरणोपरांत यह दिया गया, यह सामाजिक कार्यकर्ता है और यह बिहार से है। और पद्मा सुब्रमण्यम जो कला क्षेत्र से हैं, यह तमिलनाडु से हैं, ठीक है। ये 5 नाम याद रखिएगा, प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे यहाँ से। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2024 के पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो बैजयंती माला, श्री कोइनेडेला, चिरंजीवी, एम वेंकैया नायडू, बिंदेश्वरी पाठक या पद्मा सुब्रमण्यम। तो इन 5 को यह पुरस्कार दिया गया है। याद करने के लिए मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत पद्म विभूषण 2024 से सम्मानित किया गया? तो इन 5 में एक जो है बिंदेश्वरी पाठक, जिनका संबंध बिहार से है, और सुलभ शौचालय को कौन नहीं जानता, उनके जो संस्थापक, इन्हें यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया है, पद्म विभूषण, ठीक है। और ये इनका जन्म 2 अप्रैल 1943 को हुआ था और इनकी मृत्यु 15 अगस्त 2023 को हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 के लिए कितने लोगों को पद्म भूषण दिए जाने की घोषणा गृह मंत्रालय द्वारा की गई? तो हमने देखा था 17 लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किए जाने वाले 17 लोगों में अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती, गायिका उत्साह उत्सुक, सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश रही एम फातिमा बीबी, जिंदल फाउंडेशन के संस्थापक डॉक्टर सीताराम जिंदल, उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम नाईक, वरिष्ठ पत्रकार कुंदन व्यास, हरमुस जी व अभिनेता एवं राजनीतिक विजयकांत मरणोपरांत आदि को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2024 के लिए कितने लोगों को पद्मश्री दिए जाने की घोषणा गृह मंत्रालय द्वारा की गई? तो टोटल 110 लोगों को पद्मश्री। अब हम लोग एक बार रिपीट करते हैं, 5 लोगों को पद्म विभूषण, 17 लोगों को पद्म भूषण और 110 लोगों को पद्मश्री, यानी टोटल 132 पद्म अलंकरण की घोषणा की गई। पद्मश्री 2024 से सम्मानित किए जाने वाले 110 लोगों में उत्तर प्रदेश के होम्योपैथिक चिकित्सा डॉक्टर RS पारिक, टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना, स्क्वैश की जानी मानी खिलाड़ी ज्योत्सना चिनप्पा, कर्नाटक की प्लास्टिक सर्जन प्रेम धनराज, तेलुगु व संस्कृति की विदुषी उमा महेश्वरी आदि के अतिरिक्त देश की पहली महिला महावत पार्वती बदुआ, छत्तीसगढ़ के आदिवासी कल्याणकारी कार्यकर्ता योगेश्वर यादव, झारखंड की आदिवासी पर्यावरणविद चामी मुर्मू व पश्चिम बंगाल के आदिवासी पर्यावरणविद दुखू मांझी, केरल के चावल किसान सत्यनारायण वेलेड़ी जैसे अनेक गुमनाम नायक भी शामिल हैं, जिन्होंने अनाथ आश्रम चलाने, जैविक खेती व पौधारोपण सहित अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अनुकरणीय कार्य किया है। इन 110 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित करने की घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्म विभूषण 2024 से सम्मानित निम्न व्यक्तियों में से किसका संबंध बिहार से है? तो एकमात्र जो मरणोपरांत दिया गया है बिंदेश्वरी पाठक, ये इनका संबंध बिहार से है और 5 लोगों को टोटल पद्म विभूषण दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? पद्म विभूषण कितने लोगों को? 5 लोगों को, सही है। पद्म भूषण कितने लोगों को? 17 लोगों को, सही है। पद्मश्री तो 110 लोगों को, 132 लोगों को तो नहीं है, गलत है। पद्मश्री 110 लोगों को दिया गया है, ठीक है। पद्म अंकलन यानी टोटल 132 है, तो गलत इसमें से कौन है? पद्मश्री 132 लोगों को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 का वितरण समारोह कहाँ संपन्न हुआ? तो यह फिल्म सिटी गुजरात में हुआ। 2023 के प्रदर्शित फिल्मों के लिए बॉलीवुड के प्रतिष्ठित 69वें फिल्म फेयर पुरस्कारों का वितरण गुजरात के गिफ्ट सिटी में 28 जनवरी 2024 को हुआ। इन पुरस्कारों में सर्वाधिक 6 पुरस्कार संदीप रेड्डी वांगा द्वारा निर्देशित फिल्म एनिमल को प्राप्त हुए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सहित सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार विधु विनोद चोपड़ा द्वारा निर्देशित फिल्म 12वीं फेल को प्राप्त हुआ। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं सूची में
पुरस्कारों की घोषणा। सर्वश्रेष्ठ फिल्म तो 12वीं फेल, डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का पुरस्कार विधु विनोद चोपड़ा, 12वीं फेल। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर कपूर, फिल्म एनिमल। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट, फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। सर्वश्रेष्ठ कहानी तो अमित रॉय OMG 2। सर्वश्रेष्ठ एक्शन फिल्म तो जवान। और सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरुष तो एनिमल की में गायक भूपिंदर बब्बल को। और सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका किसे तो पठान बेशरम रंग के लिए शिल्पा राव को। सर्वश्रेष्ठ संगीत प्रीतम को दिया गया। और सर्वश्रेष्ठ गीत अमिताभ भट्टाचार्य को दिया गया। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया डेविड धवन को। याद रखिएगा। 69वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्राप्त किया गया तो 12वीं फेल को। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार तो 12वीं फेल के ही निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर कपूर, फिल्म एनिमल के लिए दिया गया। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जो है वह आलिया भट्ट को रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट, फिल्म फेयर पुरस्कारों के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक भूपिंदर बब्बल, सही है। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका शिल्पा राव बेशरम रंग, सही है। सर्वश्रेष्ठ एक्शन फिल्म जवान, सही है। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड डेविड धवन, यानी उपरोक्त सभी सही है। हाल ही में 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन महाराष्ट्र की मेजबानी में कहाँ पे संपन्न हुआ तो यह संपन्न हुआ नासिक में। 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन महाराष्ट्र की मेजबानी में 12 से 14 जनवरी 2024 को संपन्न हुआ। 12 जनवरी यानी स्वामी विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसी परिप्रेक्ष्य में केंद्र सरकार के युवा मामलों के मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष 12 जनवरी को ही आयोजित की जाती है। देश भर के दिव्यांग उद्यमियों कारीगरों के कौशल प्रदर्शन व प्रोत्साहन के लिए आयोजित किया जाने वाला 13वें दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ किया गया तो 13वें दिव्य कला का मेला का आयोजन नागपुर में किया गया। ठीक है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय द्वारा नेशनल दिव्यांग फाइनेंस व डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के माध्यम से 2022 में दिव्य कला मेला का आयोजन किया जाता रहा है। वहाँ 2012 से यह किया जा रहा है। और ऐसे 13वें दिव्य कला मेला का आयोजन नागपुर में 12 से 21 जनवरी 2024 को आयोजित किया गया। भारत व किस देश के बीच का युद्ध अभ्यास साइक्लोन का दूसरा संस्करण हाल ही में संपन्न हुआ है। यानी साइक्लोन युद्धाभ्यास का दूसरा संस्करण भारत ने किस देश के साथ संपन्न किया तो यह किया है मिस्र के साथ। भारत और मिस्र की सेनाओं के संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन का दूसरा संस्करण 22 जनवरी से 1 फरवरी 2024 को मिस्र के अशांश में संपन्न हुआ। दोनों देशों के बीच साइक्लोन का पहला संस्करण जनवरी 2023 में भारत के जैसलमेर में और यह दूसरा संस्करण मिस्र के अशांश में। कौन तो साइक्लोन, भारत और मिस्र। भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर का 11वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ तो खंजर का युद्धाभ्यास किसके बीच होता है भारत व किर्गिस्तान के बीच। और हाल ही में यह संपन्न हुआ हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, याद रखिएगा। देश में पहले पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल की स्थापना हाल ही में कहाँ की गई। पूर्ण बालिका तो उत्तर प्रदेश के वृंदावन में। देश में पहले पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल की स्थापना मथुरा के वृंदावन में की गई है। समित गुरुकुल गर्ल्स सैनिक स्कूल नाम के इस पहले बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1 जनवरी 2024 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मिलकर बालिकाओं के लिए सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75वें गणतंत्रता दिवस पर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक वाई इंडिया मैटर्स के लेखक कौन है। तो दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसे याद रखिएगा। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की यह पुस्तक है वाई इंडिया मैटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2023 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है तो यह चुना गया है दीप्ति शर्मा को। अब आईसीसी हर महीने एक प्लेयर को मंथ ऑफ द प्लेयर चुनता है। उसी के तहत आईसीसी द्वारा वर्ष 2023 के लिए जारी टेस्ट टीम में निम्न में से किस भारतीय को जगह मिली है तो एकमात्र रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन को आईसीसी की टेस्ट टीम में जगह मिली है। ठीक है। बीते वर्ष 2023 के दौरान खिलाड़ियों के वर्ष भर के प्रदर्शन के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी ने 2023 के लिए पुरुष व महिला क्रिकेटरों के लिए अपनी टीमों की घोषणा की है। पुरुषों के टेस्ट टीम, ओडीआई टीम और टी20 घोषणा जहां आईसीसी ने की, वहीं महिलाओं के लिए ओडीआई तथा टी20 की घोषणा की गई। पुरुषों की टेस्ट टीम में भारत के 2 खिलाड़ी रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन शामिल किए गए। टेस्ट टीम में सर्वाधिक 5 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के हैं। ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस को टेस्ट टीम का कप्तान बनाया गया। पुरुषों के ओडीआई टीम में सर्वाधिक 6 खिलाड़ी भारत के हैं। टेस्ट में 2 खिलाड़ी और टेस्ट ओडीआई में
6 खिलाड़ी भारत के, इनमें कौन कौन है, यानी 11 में 6, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव और मोहम्मद शमी शामिल है। भारत के रोहित शर्मा को ही इस टीम का कप्तान बनाया गया है। तो टेस्ट टीम का कप्तान पैट कमिंस, ओडीआई टीम का कप्तान रोहित शर्मा, और T20 में भारत के 4 खिलाड़ी चुने गए, कौन कौन, यशस्वी जायसवाल, सूर्य कुमार यादव, रवि बिश्नोई व अर्शदीप सिंह। और भारत के सूर्य कुमार यादव को T20 टीम का कप्तान बनाया गया है। तो टेस्ट टीम में 2 कप्तान पैट कमिंस, वनडे में भारत के 6 खिलाड़ी, कप्तान रोहित शर्मा, और T20 में भारत के 4 खिलाड़ी और कप्तान सूर्य कुमार यादव। उसी तरह महिलाओं की ओडीआई में भारत के किसी भी खिलाड़ी को नहीं चुना गया है, जबकि महिला ओडीआई टीम के कप्तान श्रीलंका की चमीरा अटपट्टू को चुना गया। वो इसी तरह महिलाओं के T20 में भारत की एकमात्र खिलाड़ी को चुना गया, वो है दीप्ति शर्मा, और महिलाओं में भी जो कप्तान चुना गया है वो श्रीलंका की चमारी अटपट्टू को ही बनाया गया। ठीक है, याद रखिएगा। आईसीसी द्वारा वर्ष 2023 के जारी टेस्ट टीम का कप्तान किसे चुना गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस को चुना गया है। आईसीसी द्वारा वर्ष 2023 के लिए जारी ओडीआई टीम में भारत के कितने खिलाड़ियों ने जगह बनाई है, तो भारत के 6 खिलाड़ियों ने जगह बनाई है। टेस्ट टीम में 2, ओडीआई में 6 और T20 में 4। आईसीसी द्वारा वर्ष 2023 के जारी ओडीआई टीम का कप्तान किसे चुना गया है, तो दोस्तों रोहित शर्मा को चुना गया है। और कल फाइनल में T20 विश्व कप 2024 के फाइनल में भारत ने अफ्रीका को हरा करके 7 रनों से पराजित करके T20 विश्व कप दूसरी बार जीता है। आईसीसी T20 विश्व कप दूसरी बार जीता, ये लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ है दोस्तों, और रोहित शर्मा की ही कप्तानी में। ठीक है, भारत ने दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप जीता है, पहली बार 2007 में जीता था, कल यानी 2024 में जीता है। ठीक है, याद रखिएगा। आईसीसी द्वारा वर्ष 2023 के लिए जारी T20 टीम में निम्नलिखित में से किसे जगह मिली है, तो T20 टीम में भारत आईसीसी की T20 में यशस्वी जायसवाल, सूर्य कुमार यादव, रवि बिश्नोई और अर्शदीप, इन चारों को ही जगह मिली है। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से है। आईसीसी द्वारा वर्ष 2023 के लिए महिलाओं की T20 अंतर्राष्ट्रीय टीम में भारत के एकमात्र खिलाड़ी को शामिल किया गया है, वो है दीप्ति शर्मा। 9 से 14 जनवरी 2024 को कुआलालंपुर में संपन्न मलेशियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, तो पुरुष एकल का खिताब जीता है मलेशियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब डेनमार्क के एंडरसन एंटोनसेन ने जीता। आप यहाँ पे देख सकते हैं मलेशियाई ओपन और इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024, इस महीने में 2 टूर्नामेंट हो गए, मलेशियाई ओपन और इंडिया ओपन बैडमिंटन। इन दोनों को हम लोग देखते हैं। मलेशियाई ओपन जहां 9 से 14 जनवरी को होगा, वहीं इंडिया ओपन बैडमिंटन 16 से 21 जनवरी के बीच नई दिल्ली में खेला गया। ठीक है, तो पहले मलेशियाई ओपन के पुरुष एकल का विजेता एंडोस्टेन ने डेनमार्क को, चीन के सीयूकी को हराकर जीता। वहीं महिलाओं का एकल का खिताब दक्षिण कोरिया के आन सेन यंग ने चीनी ताइपे की ताई जुन येन को हरा के जीता। और पुरुष युगल का खिताब किसने जीता, मलेशियाई ओपन बैडमिंटन में पुरुष युगल का खिताब लियांग वीकेंड व वांग चेंग की चीनी जोड़ी ने। महिला युगल का खिताब लीसू सेंग और सू वंग तान टिंग ने चीन के ही जोड़ी ने जीता। और मिश्रित युगल का खिताब भी जापान की युवा वातानाबे व आरिस हेंगा सिंगो ने जीता। अब इंडिया ओपन की बात करें, इंडिया ओपन बैडमिंटन की, तो पुरुष एकल का खिताब सी यूकी ने जीता, किसको हराकर, तो हांगकांग के ली चियूक को हराकर। और महिलाओं में तांग जू यिंग ने, जो चीनी ताइपे की है, इन्होंने फाइनल में चीन की चेन यूफी को हरा करके जीता। उसी तरह पुरुष युगल का खिताब कांग मिन हुयू व सियो युंग जाई दक्षिण कोरियाई जोड़ी ने। और महिला युगल का खिताब मायू मतास्मोऊ और वकाना नागाहारा जापानी जोड़ी ने जीता। आप इसे 1-2 बार देखिएगा, याद हो जाएगा। जो महत्वपूर्ण है पुरुष सिंगल और महिला एकल का, इसे की हम रिपीट कर देंगे। 9 से 14 जनवरी 2024 को कुआलालंपुर में संपन्न मलेशियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता, तो आपको याद होगा आंग से यंग ने, दक्षिण कोरिया की आंग से यंग ने चीनी ताइपे की ताई जुंग यिंग को हरा करके जीता। ठीक है, मलेशियाई ओपन का खिताब। और मलेशियाई ओपन 2024 व इंडिया ओपन 2024, इन दोनों टूर्नामेंट के पुरुष युगल के उप विजेता भारत के सात्विक साईराज, रिंकी रेड्डी व चिराग शेट्टी रहे। इन दोनों ही टूर्नामेंट के पुरुष युगल के फाइनल में इन दोनों को पराजित होना पड़ा था, ये याद रखिएगा। 16 से 21 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में संपन्न इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, तो चीन के सी यूकी ने जीता। मलेशियाई ओपन का खिताब एंडोस्टेन डेनमार्क ने जीता। तो इंडिया ओपन का खिताब चीन के सीयूकी ने जीता। और वहीं महिला इंडिया ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता, तो
ताइजू यिंग ने जीता। चीनी ताइपे की ताइजू यिंग ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में संपन्न यूनाइटेड कप टेनिस टूर्नामेंट 2024 का खिताब देश ने जीता? तो जर्मनी ने। पुरुषों व महिलाओं की संयुक्त टीम टूर्नामेंट यूनाइटेड कप के दूसरे संस्करण का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के पर्थ एवं सिडनी में 29 दिसंबर से 7 जनवरी को हुआ। 18 टीमों के इस टूर्नामेंट में जर्मनी ने फाइनल में पोलैंड को 2-1 से हरा करके जीता। किस कप का? तो यूनाइटेड कप टेनिस टूर्नामेंट। ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों ये ग्रैंड स्लैम में आता है। 2024 का पहला ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियाई ओपन है और इसमें पुरुष एकल का खिताब जीता है इटली के यानिस सिनर। आप फोटो में देख सकते हैं इटली के यानिस सिनर जो है 2024 के पहले ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट यानी ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब अपने नाम किया। यहाँ पे हम लोग देखेंगे ऑस्ट्रेलिया ओपन के पुरुष एकल, महिला एकल, महिला पुरुष युगल, महिला युगल, मिश्रित युगल। तो पुरुष एकल का खिताब फाइनल में इटली के यानिस सिनर ने रूस के डेनियल मेदवेदेव को हरा करके जीता। महिला का एकल का खिताब बेलारूस के अरियाना सेबालेंका ने फाइनल में चीन के झैंग क्विनवेन को हरा करके जीता। और पुरुष युगल में एक ज़बरदस्त उपलब्धि भारतीय जोड़ी यानी रोहन बोपन्ना और उनकी ऑस्ट्रेलियन जोड़ी मैथ्यू एबडेन ने जीता। पुरुष युगल का खिताब भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडेन की जोड़ी ने जीता। वहीं महिला युगल का खिताब चीनी ताइपे की हबी सू वेन व बेल्जियम की एलिस मार्टिनेस ने जीता। मिश्रित युगल का खिताब हबी सू वेन चीनी ताइपे व नील एस्कुप्सी ब्रिटेन ने जीता। याद रखिएगा दोस्तों, भारत के परिप्रेक्ष्य में भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ग्रैंड स्लैम के बारे में आपको पता ही है दोस्तों, 4 ग्रैंड स्लैम आयोजित होते हैं। पहला ऑस्ट्रेलियन जो कि हार्ड कोर्ट पे होता है, दूसरा फ्रेंच जो कि क्ले कोर्ट पे होता है, विंबलडन जिसे ग्रास कोर्ट पे खेलते हैं, और अमेरिकी ओपन जो कि हार्ड कोर्ट पे होता है। और पहला ग्रैंड स्लैम हो चुका है, दूसरा ग्रैंड स्लैम भी हो चुका है। मैं नेक्स्ट वीडियो में उससे संबंधित वीडियो लाऊंगा, ठीक है। और मैंने बताया भी था एक वीडियो में ग्रैंड स्लैम कैसे चलते हैं। तो यहाँ से हम लोग चलेंगे, वर्ल्ड मैप है, पहला जो है वो है ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ से चलेंगे ऑस्ट्रेलिया ओपन, एक वीडियो में मैंने बताया था ऑस्ट्रेलिया ओपन। फिर फ्रेंच में होता है तो फ्रांस ओपन, फिर विंबलडन लंदन में होता है तो विंबलडन, और उसके बाद अमेरिका ओपन यूएसए में होता है तो अमेरिका, ठीक है। आपको याद आता होगा अगर मेरा वीडियो देखे होंगे। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन के विजेता यानिस सिनर हो गए, फ्रेंच ओपन के भी विजेता हो चुके हैं, उसका नाम हम बता देंगे। ईगा स्वियाटेक फ्रेंच ओपन की महिला की विजेता मैंने बता दिया अभी तो, फ्रेंच ओपन की हो। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो बेलारूस की अरियाना सेबालेंका ने जीता, ठीक है। किसको हरा करके जीता? तो चीन की यांग श्विकेन को हरा करके जीता है, झैंग क्वियन को हरा करके जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के उनके जोड़ीदार मैथ्यू एबडेन ने जीता है। भारत के स्टार टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडेन के साथ जोड़ी बनाकर ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुषों युगल का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। 43 वर्ष की उम्र में यह खिताब जीतकर ग्रैंड स्लैम टेनिस में सबसे खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज पुरुष खिलाड़ी हो गए हैं। कौन? तो रोहन बोपन्ना। कर्नाटक के रोहन बोपन्ना का ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट का यह दूसरा युगल खिताब है। इससे पूर्व 2017 में कनाडा के गैब्रियल द्रोवस्की के साथ जोड़ी बनाकर वह फ्रेंच ओपन का खिताब जीते थे। ऑस्ट्रेलिया ओपन के दौरान उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित करने की घोषणा राष्ट्रपति भवन द्वारा 25 जनवरी 2024 को जारी की गई। तो इनके लिए एक बड़ी उपलब्धि है दोस्तों। और आज का यह जो वीडियो है यहीं पे समाप्त होता है, यानी मार्च 2024 का प्रतियोगिता दर्पण यहीं पे समाप्त होता है। और यह इस बुक का प्रतियोगिता दर्पण मार्च के जो मैगजीन है उसके बुक का निचोड़ है। इन वीडियो को आप अगर एक एग्जाम से पहले 1 से 2 बार सुन लिए तो आपके सारे प्रश्न बन सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अपना कमेंट भी दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा दोस्तों। धन्यवाद।